वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। आज आपका ये बॉन्डिंग का आखिरी क्लास है। इसमें हम फाजन्स रूल, डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं क्लास। पहले आपका है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged ions. Ion is formed from neutral atom or neutral atom by gaining or losing electrons. NaCl का केस ले लेते हैं। NaCl में क्या होता है? सोडियम गैस आपका क्या करेगा? Na+ होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल क्लोरीन क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कंडीशन फॉर formation of ionic compounds. Electronegativity should be large between two कंबाइनिंग एलिमेंट। NaCl में क्या हो रहा था? सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम क्योंकि ये मेटल में है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था क्योंकि वो नॉन मेटल था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मीन्स किसका? सोडियम का शुड बी लो। हम एग्जाम्पल क्या लिए थे? NaCl। तो उसी को ही अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दो एटम के बीच हो रहा है, कंबाइनिंग एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल must be high. उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होगा? at room temperature ionic compounds either exist in solid और इन सॉल्यूशन, ठीक है। रूम टेम्परेचर में क्या करेगा?
सॉलिड में रहेगा या फिर सॉल्यूशन में रहेगा, बट नॉट इन गैसियस स्टेट। एमएसक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूम टेम्परेचर में आयनिक कंपाउंड किस में रहेंगे, सॉलिड में रहेंगे या फिर सॉल्यूशन में रहेंगे, लेकिन गैसियस स्टेट में क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। ये था आपका फिजिकल स्टेट में। प्रॉपर्टीज में पहला था आपका फिजिकल स्टेट, पहला प्रॉपर्टी था आपका फिजिकल स्टेट। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। सिंपल आयनिक कंपाउंड डोंट शो आइसोमॉर्फिज्म। Simple ionic compound don't show isomerism but shows isomorphism। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म है क्या, सिंपल सी भाषा में बात करें तो सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनको ही बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑल अलार्म्स सो आइसोमॉर्फिज्म because they have same general formula। Mg2SO4 नहीं, M2SO4, ठीक है, डॉट M-2SO4 डॉट 24H2O। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, Na2SO4 डॉट K2SO4 डॉट 24H2O। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Ionic solids are almost non-conductor। आयनिक सॉलिड क्या रहते हैं आपका, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। However, conducts a very little amount of electricity due to क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है, ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। However, conducts a very little amount of electricity due to crystal defect।
all ionic solids are good conductors of electricity in molten state. ठीक है, H forms liquid state by heating as well as in their aqueous solution because they are free to move. आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट किसको क्या बोला जाएगा? फॉर्म लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। मोल्टेन स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट को हीट कर देंगे वो जो स्टेट आएगा उसको बोला जाएगा मोल्टेन स्टेट। उसके साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटालिक बॉन्ड में। Force of attraction which binds the metal atom kernel to a number of delocalized electrons within its sphere of influence। मेटालिक बॉन्ड में क्या रहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds metal atom kernel to a number of delocalized electron within its sphere of influence। ठीक है, कर्नेल क्या होगा आपका? पॉजिटिव आयन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल छोटा सा ही ले रहा हूं, पीरियोडिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मेटालिक बॉन्ड में क्या रहते हैं? आटम सिर्फ टच करके ही रहते हैं, स्फीयर दोनों का ओवरलैप नहीं होगा कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका क्या आ जाएगा? कर्नेल। पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है?
कॉर्नेल, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव आयन्स इमर्ज्ड इन ए sea of electrons. Positive ions emerged in a sea of mobile electrons. Properties of metal. High electrical and thermal conductivity, ठीक है। मेटल का क्या होता है? हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ब्राइट लस्टर, malleability, ductile and high टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरा आपका आएगा लार्जर द नंबर ऑफ metallic bonds, stronger is the metallic bonding. मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। जिसका ज़्यादा होगा उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। अल्काली मेटल्स हैव ओनली one electron in their valence shell, so least metallic bonding, while d electrons have d electrons use their n-1 d orbital for bond formation. That's why they have हाई मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों? जब हम जाते हैं डी ऑर्बिटल, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज, 3D में क्या होगा? 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d समथिंग, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल होगा ना, ये 4s के साथ साथ, 4s में तो 2 है, उसके साथ साथ ये डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए डी ऑर्बिटल का क्या रहता है? सबसे ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग। हैंस डी ऑर्बिटल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डी इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है।
तो अगर मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के बीच चर्चा करूं तो सबसे ज़्यादा रहेगा डी इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद अल्काली मेटल। ठीक है। रेडियस ऑफ मेटालिक बॉन्ड, रेडियस ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। स्मॉलर द रेडियस of atom, smaller is the bond length, hence greater is the bond strength। जितना रेडियस छोटा बॉन्ड लेंथ इतना उतना ही कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो न्यूक्लियस के पास ही रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा मेटल का प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन ionic compounds। There is no compound that has 100% ionic character। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें 100% आयनिक कैरेक्टर मिले। एक्सप्लेन्ड बाय, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में एक्सप्लेन किससे किया जाता है, फाजेंस रूल से। ठीक है। तो फाजेंस रूल क्या है समझ लेते हैं। इस साइड लिखेंगे हम काटायन, इस साइड लिखेंगे हम आनायन। ठीक है। काटायन आपका होना चाहिए स्मॉल साइज, मोर चार्ज। आनायन आपका होना चाहिए लार्ज साइज और चार्ज भी ज़्यादा रहना चाहिए। तीसरा आपका आएगा स्यूडो इनर्ट गैस configuration of cation, pseudo inert gas configuration of cation। ठीक है। ये आपका फाजेंस रूल है जो आपको समझना है। स्मॉल साइज होना चाहिए cation, चार्ज ज़्यादा रहना चाहिए, और स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा cation उसका फाजन रूल के हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद आनायन क्या होना चाहिए, लार्ज साइज, मोर चार्ज होना चाहिए। तो पहला फैक्टर देखते हैं हम पोलराइजेशन। पहला फैक्टर क्या देखते हैं हम, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए क्या होगा, साइज ऑफ cation इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर cation का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, अगर cation का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। हम क्या देख रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कितना है। तो मैंने cation के साइड आपको क्या लिखा था, स्मॉल साइज लिखा था। तो अगर स्मॉल साइज cation होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो साइज ऑफ cation इंक्रीज अगर करेगा तो पोलराइजेशन क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। इसमें बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर आएगा आपका ये आपका आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर, क्योंकि इसका साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये सब है आपका ग्रुप 2 का। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब है आपका ग्रुप 2 का। तो जितना नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइज ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो होगा क्या, साइज ऑफ आयन अगर इंक्रीज किया तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं आपका LiF, LiCl, LiBr, LiI। ये देखिए कार्टायन पार्ट आपका सेम है तो आनायन पार्ट आपका डिफरेंट है। ठीक है, आनायन पार्ट आपका डिफरेंट है। डाउन द ग्रुप हमें क्या पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज क्या होता है, साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो आनायन का साइज जिसका ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आ जाएगा, LiI का सबसे ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएगा, LiI का सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज ऑफ आनायन और कैटायन। ठीक है, एंड कैटायन। तो होगा क्या, चार्ज जिसका ज़्यादा कंपाउंड का उसका क्या होगा, पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा। NaCl, MgCl2, AlCl3। तो बताइए मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, उसी तरह AlF3, Al2O3, Aln। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो चार्ज क्या हुआ 1, कैटायन आयन का चार्ज क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, यहाँ पे +2 -2, तो Z प्लस Z माइनस आपका कितना आएगा 4, यहाँ पे +3 -3, तो ये आपका आएगा 9 चार्ज। कुल मिला के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका क्या आएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको अगर A इसको B ले लेते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा आएगा, AlCl3 ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन NaCl। ठीक है, और AlF3 के केस में क्या होगा, ये देखिए
-2 ये +3, तो ये क्या आएगा आपका 6। ठीक है, ओवरऑल क्या आएगा Z प्लस Z माइनस आपका आएगा 6, ये +3 ये -3, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे -1 + 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, Ln ग्रेटर देन L2O3 ग्रेटर देन LF3, ये आपका आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होता है। cation which have pseudo noble gas configuration, cation which have pseudo noble gas configuration have more polarizing power and covalent character then नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है, अगर स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम मिल जाए हमें, तो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा पोलराइजिंग पावर आएगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। कंपैरिजन किसके साथ अगर हम कर रहे हैं, नोबेल गैस के साथ कर रहे हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं CuCl NaCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये Cu+ है, ठीक है, Cl-, तो ये तो दोनों का दोनों अनायन पार्ट सेम है। तो कैटायन की बात करें तो Cu+ का क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p6 4d10, यस और नो। तो ये देखिए आपका 3d10, तो ये देखिए आपका 10 6 16 2 18 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10, यस और नो। तो कॉपर प्लस का क्या आ जाएगा, सिर्फ 3d10 रहेगा। तो ये देखिए आपका थर्ड सेल का कितना आएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, मीन्स स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNC। ठीक है, जबकि Na+ का क्या आएगा आपका 1s2 2s2 2p6, ये आपका क्या है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए 4s इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3s से जा रहा है, तो ये वो आपका होगा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो CuCl का आपका ज़्यादा रहेगा NaCl से कोवेलेंट कैरेक्टर। तो CuCl का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा NaCl से कोवेलेंट कैरेक्टर। और एक चर्चा कर लेते हैं PbCl2 CdCl2 CaCl2, PbCl2 CdCl2 CaCl2। दूसरा एग्जाम्पल है PbCl2 CdCl2 CaCl2। इनका बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा आएगा। क्लोरीन तो आपका सेम है, सभी के पास क्लोरीन सेम है, तो कैटायन की पार्ट हम देखेंगे। Pb आपका क्या आएगा जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2 5d10 6s2
6p2, ठीक है। तो Pb2+ आपका क्या आ जाएगा, P से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, तो 5d10 6s2, ठीक है। CdCl2 का क्या आएगा आपका, CD का आपका क्या आएगा कैडमियम का, 4s2 4p6 4d10, ठीक है। 5s2 से आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा। ये आपका क्या है, 10 से 16 दोने 18, तो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये है आपका। लेकिन स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे F का और D का पोर सील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। F और D का हियर ड्यू टू पोर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f and 5d ऑर्बिटल, पोर सील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, 4f 5d इलेक्ट्रॉन का पोर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज किया तो साइज क्या होगा आपका, साइज होगा डिक्रीज करेगा। मीन्स काटायन का साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटा, और काटायन का साइज अगर छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। काटायन साइज लेस implies कोवेलेंट कैरेक्टर मोर, हाँ या ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर PbCl2। CdCl2 में आपका स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और CaCl2 आपका नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना है। सिर्फ फाजन रूल के हिसाब से देखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, कि फाजन रूल में सिर्फ काटायन आनायन आपको बता देते हैं, ये सब बातें आपको बताते ही नहीं कि स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो PbCl2 का सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद CdCl2, उसके बाद CaCl2। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। फाजन रूल को लेके अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ फाजन रूल, आपका पहला आएगा आपका सॉल्युबिलिटी, दूसरा आपका, ठीक है, पोलराइजिंग आपका पहला था, दूसरा आपका आएगा सॉल्युबिलिटी। Ag2S is less soluble than Ag2O। Why? Ag2S आपका लेस सॉल्युबल है Ag2O। किस में सॉल्युबल की बात कर रहे हैं हम, वाटर में। क्यों, क्योंकि Ag2S इज मोर कोवैलेंट देन Ag2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए काटायन का साइज सेम है दोनों के साइड, आनायन आपका डिफरेंट है, काटायन सेम है, आनायन डिफरेंट है, और H का साइज मोर देन O2-, ठीक है। तो साइज जिसका ज़्यादा उसका को आनायन का साइज ज़्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। आनायन साइज मोर implies मोर कोवेलेंट कैरेक्टर।
अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो होगा क्या, तो सॉल्युबिलिटी भी उसका कम हो जाएगा। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, Ag2O का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, लेकिन उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम। उसी तरह FeOH3 और FeOH2 का बात करूं तो सॉल्युबिलिटी मुझे बताइए किसका ज़्यादा होगा किसका कम, वाटर में, ठीक है, इन वाटर। क्या होगा, FeOH3 का सॉल्युबिलिटी कम होगा FeOH2 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे FeOH3 है तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2, तो +3 चार्ज और +2 चार्ज, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा, तो इसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम आपका, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम। उसके बाद आ जाते हैं कलर ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। आनायन साइज मोर, क्या होगा, मोर पोलराइज्ड। आनायन का साइज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, मोर पोलराइज्ड। हैंस देयर इलेक्ट्रॉन्स get excited by partial absorption of visible light। तो देखिए AgCl आपका क्या होता है, वाइट, जबकि आपका AgBr, AgI आपका और Ag2CO3 ये सब तीनों के तीनों होता है आपका येलो। SnCl2 आपका होता है वाइट, जबकि SnI2 आपका होता है ब्लैक। PbCl2 आपका होता है वाइट, जबकि आपका PbI2 होता है आपका येलो। PbI2 आपका क्या होगा, येलो, ठीक है। तो आनायन का साइज ज़्यादा होगा तो मोर पोलराइज्ड होंगे। अगर मोर पोलराइज्ड होंगे उनका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा विजिबल लाइट में, तो कलर क्या होगा आपका, चेंज होगा। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पे, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा आयनिक कंपाउंड के मुकाबले। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, आयन पार्ट आपका सेम है। कैटायन आपका साइज जिसका छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम। जिसका साइज छोटा, सॉरी, जिसका आयन कैटायन का आपका जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो साइज BeCl2 का छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा, धीरे धीरे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, नीचे जाने पे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका जनरली रहते हैं कोवेलेंट, ये तीन आपका रहते हैं आयनिक। उसी तरह बताइए मुझे CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, यहाँ पे कैटायन पार्ट आपका सेम है। आयन का जिसका साइज बड़ा उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर वहाँ पे क्या होगा, कम। तो नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा, जिसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट के मुकाबले, वो होगा आपका क्या, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपका आ जाएगा आयनिक। फ्लोरीन है, बार बार बोल रहा हूँ, फ्लोरीन जहाँ पे भी आएगा आप सोच समझ के लगाना। फ्लोरीन है तो आयनिक कैरेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो और एक तरह आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अगर करेगा तो क्या होगा आपका, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपका डिक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस इम्प्लाइज एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, जबकि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो अगर बात करूँ Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, उसके बाद सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl2O7। ठीक है, बताइए मुझे ऑक्सीजन सभी के पास है, यहाँ पे चार्ज ही आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा,
अगर एसिडिक की बात करता तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा, ये आपको पीरियोडिक में मैं पढ़ा चुका हूं, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर Li2O, Na2O, K2O, Rb2O इनकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो साइज जिसका छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा काटायन का, क्योंकि आनायन पार्ट आपका सेम है। तो काटायन पार्ट में क्या है, साइज जिसका छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, Li2O सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद Na2O, उसके बाद K2O, उसके बाद Rb2O। ठीक है, ये सब आपका आएंगे। आयनिक कंपाउंड इतना ही था आपका। कोवेलेंट तो बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, आयनिक के बारे में अब हमने चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, होल्ड्स टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, टू और मोर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स टुगेदर, these are weakest chemical forces। ये क्या होते हैं आपका, weakest chemical forces होते हैं। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि MSQ में अगर कभी आ गया तो डाटा आपको चाहिए होगा, तो आपको ये थियोरिटिकल पार्ट भी आपको देखना है। तो ये तीन तरह का आपका आएगा, एक होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होगा आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा होगा आपका वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहले चर्चा हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहले किसकी चर्चा करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्ड, it is the electrostatic force of attraction which exists between covalently bonded hydrogen atom and most
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरा मॉलिक्यूल का एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका रहा सपोज। ठीक है, तो कंडीशन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा? कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स should have more electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen and sometimes chlorine। ठीक है, लिंक टू हाइड्रोजन। लिंक किसके साथ होना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ना चाहिए। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉलर। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉलर। क्लोरीन हर टाइम आपका नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है, फिर भी किस केस में दिखाएगा मैं आपको बता दूंगा। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ए लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए? लोन पेयर आपका प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो नेचर क्या रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is very weak electrostatic force of attraction. It is very weak electrostatic force of attraction between positive pole and lone pair of electrons of electronegative element, that is fluorine, nitrogen, oxygen। कुछ कुछ केस में मैंने क्या आपको बोला था? इन सम केसेस आपको क्या क्लोरीन एंड कार्बन भी आपको शो करेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इट इज वेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोन बाय कौन दिखाएगा? फ्लोरीन एटम, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही दिखाएगा आपका
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। पहला है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists between negative and positive ends of different molecule। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? एग्जिस्ट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस साल का जाम का ये सवाल आया था आपका, HF का सॉलिड स्टेट में क्या दिखाता है, ठीक है। HF सॉलिड स्टेट में किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, आपका स्ट्रक्चर मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर आएगा? जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा आएगा आपका? जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका कैसा आएगा? जिगजैग स्ट्रक्चर। लेकिन सॉलिड HF में जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाएगा, लेकिन सॉलिड KHF2 में क्या दिखाएगा? आपका लीनियर आएगा। आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? आपका लीनियर, क्योंकि सॉलिड KHF2 है आपका आयनिक कंपाउंड, और वो एग्जिस्ट कैसे करता है? आपका K प्लस HF2 माइनस, K प्लस HF2 माइनस। तो ये कैसे दिखाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये आपका आएगा लीनियर। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपका इस साल आया था जिगजैग वाला। अगर KHF2 में होगा तो आपका क्या आएगा? आपका लीनियर आएगा। उसके बाद वाटर में कैसा आएगा? इन वाटर, ठीक है। वाटर में तो आपका सिंपल सा ही है, ऑक्सीजन वाटर H2O हो गया, तो हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ऐसा ही आपका चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा ही आपका चलता रहेगा। NH3 में कैसा होगा आपका स्ट्रक्चर? NH3 में आपका आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका आएगा Na3 के साथ। ये सब था आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंट्रा की बात करें
टाइप बी में क्या आएगा आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड electronegative element of same molecule, hydrogen and electronegative element of same molecule, एक ही मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा आपका आएगा क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, ये आपका क्या है, CCHCl। तो ये आपका रहा Cl, ये रहा आपका O, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह ये Cl, ये आपका O, ये आपका हाइड्रोजन, ये क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरल हाइड्रेट में यह है 2OH ग्रुप इन 1 कार्बन। ठीक है, 2 OH ग्रुप हैं किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड और डॉटेड लाइन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय डैश और डॉटेड लाइन। ठीक है, दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 आएगा इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। It acts as bridge between two atoms, one covalently bonded, other attached through electrostatic force called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। ब्रिज 2 एटम के बीच करेगा, एक आपका होगा कोवैलेंटली बॉन्डेड, दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके साथ जुड़ेगा, यह आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपका प्रिफर्ड बॉन्ड डायरेक्शन रहेगा। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग also have preferred bond direction like covalent bond।
ठीक है। लिक्विड वाटर में यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, जिगजैग वाला। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस में कैसा स्ट्रक्चर आएगा आपका, ये देखिए आपका यहाँ पे O कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद ये आपका O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये किसके साथ लगेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपका लगेगा ऑक्सीजन के साथ, इस साइड में लगेगा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, इस साइड में लगेगा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, इस साइड में लगेगा आपका हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन लगेगा आपका ऑक्सीजन के साथ। समझ गए। तो इस तरह होता है आपका आइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना होगा आपका, 4 बॉन्ड रहेंगे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मैक्सिमम कितना रहेंगे 4 में। वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने रहेंगे, 4 रहेंगे बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना रहेगा आपका, 4। ये देखिए, ice crystallizes, ice crystallizes in a hexagonal unit cell with each oxygen atom surrounded tetrahedrally by surrounded टेट्राहेड्रली, जो मैंने आपको बोला था 4। ठीक है, टेट्राहेड्रली मीन्स 4, टेट्राहेड्रली बाय 4 others. Due to this, volume of ice becomes higher than water. वॉल्यूम क्या रहता है आइस का, ज़्यादा रहता है वाटर के मुकाबले। Thus ice becomes
lighter than water. Density decreases when ice form. जब आइस फॉर्म होता है डेंसिटी क्या रहता है आपका, डिक्रीज करता है. When ice melts, density increases but up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आइस फॉर्मेशन होता है डेंसिटी डिक्रीज करता है, जब आइस मेल्ट होता है डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन कब तक, 4 डिग्री टेम्परेचर तक डेंसिटी इंक्रीज करता है. आफ्टर दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आफ्टर दिस intermolecular hydrogen bonding between water molecule breaks. क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, टूट जाता है. तो होता क्या है, हैंस वॉल्यूम इंक्रीजेस अगेन. तो वॉल्यूम क्या होता है, फिर से इंक्रीज करना शुरू करता है. एंड डेंसिटी डिक्रीजेस अगेन. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू करेगा तो डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है. इसलिए होता क्या है, आइस फ्लोट्स इन वाटर. That's why ice floats in water because of its lesser density than water. आइस क्या होता है, फ्लोट करता है वाटर में. इसका कम डेंसिटी के लिए आइस वाटर में फ्लोट करता है. समझे मेरी बात, आइस क्यों वाटर में फ्लोट करता है. पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, आइस का ज़्यादा रहता है वाटर के मुकाबले, तो आइस क्या रहता है, लाइटर रहता है वाटर के मुकाबले. डेंसिटी पहले डिक्रीज करेगा जब आइस फॉर्म होगा, उसके बाद जब आइस मेल्ट करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक. उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने के बाद वॉल्यूम फिर से इंक्रीज करने लगेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा. अगर डेंसिटी डिक्रीज किया तो आइस इसलिए क्या होता है, फ्लोट करता है वाटर में, क्योंकि उसका डेंसिटी कम रहता है वाटर के कंपैरिजन में. ठीक है. जनरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, generally molecular weight of molecules increases boiling point and melting point increases. बट अगर मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है. बट हाइड्राइड्स डोंट शो दिस ट्रेंड. हाइड्राइड में क्या होता है, ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है. तो अगर H2S
H2O, H2S, H2SC, H2T बात करता तो क्या होना चाहिए था? बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए था वाटर का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि वाटर का ये आपका हो गया थियोरिटिकली आपका क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा टेलुरियम का होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? सबसे ज़्यादा होता है वाटर का, उसके बाद आता है टेलुरियम, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद H2S। यहाँ पे क्या रहता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग ज़्यादा ही रहते हैं इन सभी के, ठीक है। तो जहाँ पे बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। वहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट को देख के नहीं लगाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, आप याद रखना। वाटर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर ग्रेटर देन H2T, H2SC, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। उसके बाद HF, HI, HBr, HCl। यहाँ पे लेकिन NH3 सबसे ज़्यादा नहीं आएगा, NH3 दूसरे में आएगा, ठीक है। डाटा के बेस पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेकेंड पीरियड का सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे NH3 सबसे ज़्यादा नहीं है, SbH3 से कम है। उसी तरह SnH4, GH4, SiH4, उसके बाद CH4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लग गया। देखिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। CH4 में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ग्रुप में पूछता तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ग्रुप में किसका आता? सबसे आता वाटर ग्रेटर देन HF, ग्रेटर देन NH3, ग्रेटर देन CH4, ठीक है। ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding, boiling point abnormally high। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? abnormally हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका? इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वाटर का, उसके बाद रहेगा HF का नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा NH3 का, उसके बाद रहेगा HF का, उसके बाद रहेगा CH4 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये तो सबसे लिस्ट। जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मैंने आपको लिखा था फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए वाटर का ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। तो कंपेरेबल साइज है, तो जिसका मैं लिख रहा हूँ इस ऑर्डर को आप फॉलो करना। ठीक है। इन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन atom is not midway between two molecule. अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बीच में नहीं रहेगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं, Cl H Cl माइनस. ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका, लीनियर आएगा. बट हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस इन मिड पोजीशन. हाइड्रोजन बीच में नहीं रहेगा. ठीक है, तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो इनका देखिए बॉन्ड लेंथ कितना आता है, 185 पिकोमीटर. इन दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ कितना आता है, 137 पिकोमीटर. ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल की वजह से ये हुआ. लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये आपका सिमेट्रिकल आ जाएगा, linear, and hydrogen play in mid position. हाइड्रोजन किस पोजीशन में रहेगा, बीच में रहेगा. तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, तो ए बी अगर डिस्टेंस हुआ तो ए इक्वल टू बी. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको पूछे कि HCl माइनस में बॉन्ड लेंथ क्या दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, तो आंसर आएगा नो. लेकिन FHF में दोनों HF का बॉन्ड लेंथ क्या होएगा आपका, सेम आएगा. लेकिन Cl HCl में सेम नहीं आएगा. और एक क्वेश्चन कीजिए. और एक क्वेश्चन है, वाटर इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. वाटर इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर while H2S is gas. Why? Although oxygen and sulfur belong to same group, वाटर में क्या रहता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H2S में क्या होता है आपका, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यस और नो. क्यों यहाँ पे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वाटर में. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस. तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा. अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. तो वाटर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर में. ठीक है, वाटर क्या रहेगा,
लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर में। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, इथाइल अल्कोहल and diethyl ether both have same molecular weight. Ethyl alcohol and diethyl ether both have same molecular weight. Then why ethyl alcohol has higher boiling point? क्यों इथाइल अल्कोहल में हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। देखिए इथाइल अल्कोहल आपका C2H5OH, जबकि इथाइल ईथर डाइइथाइल ईथर था ना, डाइइथाइल ईथर CH3OCH3। यहाँ पे क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों रहता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। पहला है आपका आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये आपका क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। किसके किसके बीच रहता है? एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। स्ट्रेंथ, इनका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन। दूसरा है आपका चार्ज ऑन आयन। तीसरा है आपका डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये रहा आपका आयन डाइपोल अट्रैक्शन का एग्जांपल। अब बात करते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये क्या रहेगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
exists between polar molecule and its polar molecule, and due to this force gas can be liquefied. Due to this force gas can be liquefied. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल क्या रहेगा, HCl Cl। उसके बाद आएगा आपका सी में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये आपका आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये आपका आएगा Cl प्लस, तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। एग्जाम्पल याद रखना और उसका रेडियस किसके कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये सब आपको याद रखना है। अब आएगा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये आपका आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶, एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट किसके साथ, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ होता है। तो HCl, ये भी आपका आएगा Cl। वहाँ पे क्या था, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में क्या था, HCl। यहाँ पे क्या है, HCl प्लस माइनस, ई में आपका आएगा इंस्टानियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टानियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल like H2O2 Cl2, H2O2 Cl2 etc. in solid or liquid state, etc. in solid or liquid state। एग्जाम्पल आपका क्या आएगा, Cl। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इन सभी का लिख लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा आपका आयन डाइपोल सबसे ज़्यादा, उसके बाद डाइपोल, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन
इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद इंस्टानियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, आखिर में आपका वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा, तो वैन डेर वाल्स फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास वैन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यह सब था आपका आज की क्लास में। आज भी हम ख़त्म नहीं कर पाए, तो और बहुत बचा हुआ है। डाइपोल मोमेंट ये थियोरिटिकल पार्ट है, तो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट आपका बचा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, फॉर्मल चार्ज, ये सब हम आखिर के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए हमें। घर में रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।